Welcome to my YouTube channel SAS Exam Target. First of all, thank you very much. Now we are family of 1000 members in our YouTube channel. तो उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इतना रिस्पांस देने के लिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपना नया टॉपिक जो PC26 में आता है, क्लॉज 49 ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसमें हम बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे, जैसे कि बोर्ड मेंबर कितने होने चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन आता है ना, और क्या है ऑडिट कमेटी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए, और नॉमिनेशन रिम्यूनरेशन कमेटी, ये सारा कुछ हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस से। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या होता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद क्लॉज 49 अ कंपनी मस्ट अडेयर विद सम फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। अब उसको क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक तरह से जो कंपनी में क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, लॉज होते हैं ना, उन सब का एक कलेक्टिव फॉर्म अगर हम ले लें और क्या है उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, क्या करना है ना, ये सब चीज़ें देखी जाए तो उसको हम एक तरह से क्या बोल सकते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोल सकते हैं। मतलब क्या है कि कॉर्पोरेट को किस तरह से गवर्न करना है ना, उस सब की फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलते हैं। जिसमें कुछ रूल्स हैं कि बोर्ड में कितने मेंबर होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए ना, ये सारा कुछ क्या है सब कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आता है। तो इसमें पहले बोला है कि राइट ऑफ शेयर होल्डर्स के, राइट ऑफ शेयर होल्डर्स के राइट क्या क्या होंगे, मतलब क्या क्या उनके अधिकार हैं। तो अल्टीमेट ओनर होता है एक तो शेयर होल्डर। सबको पता है कि अगर किसी ने हम किसी कंपनी के शेयर लिए हैं तो वो क्या है, एक तरह से उसका क्या होता है, ओनर होता है। और उसको क्या है, जो उस कंपनी का प्रॉफिट होगा उसका उसको क्या मिलता है, शेयर मिलता है, जिसको हम डिविडेंड की तरह मतलब डिविडेंड के रूप में उसको क्या मिलता है, उसका प्रॉफिट मिलता है। और क्या है, प्रोटेक्ट ऑफ राइट्स ऑफ शेयर होल्डर। मतलब किसी भी कंपनी को क्या है, जो शेयर होल्डर्स के राइट है उसको क्या करना, प्रोटेक्ट करना है। ये भी सब किसका काम है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का काम है। और ट्रांसपेरेंट विद शेयर होल्डर्स, मतलब शेयर होल्डर्स के साथ क्या है, ट्रांसपेरेंट रहना है। उसको एक मतलब कोई ऐसा कोई फैक्ट ना हो जो उससे छिपा हुआ हो। उसको क्या है, सब चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे कि हमारा एनुअल रिपोर्ट होता है, हमारी एनुअल रिपोर्ट में क्या है, किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में सारी चीज़ें क्या होती है उसमें इन्वॉल्व होती हैं। और राइट्स रिगार्डिंग जनरल मीटिंग, मतलब जनरल मीटिंग जो होती है हमारी, उसके रिगार्डिंग में क्या है, उसके पास राइट्स होते हैं किस चीज़ के, वोट करने का राइट होगा और क्वेश्चनिंग करने का राइट होगा, है ना। मतलब वोट भी कर सकता है वो जनरल मीटिंग में, और क्या कर सकता है, क्वेश्चन भी कर सकता है ना। ऐसा नहीं है कि वो आपका शेयर होल्डर है और वो कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप बोलो तू कौन बे, है ना, तो बोलेगा मैं नहीं तो कौन बे, है ना। तो क्या है, ऐसा नहीं करना है। तो उसके पास क्या है, वोट राइट भी होते हैं और क्वेश्चनिंग राइट भी होते हैं, किसमें, जनरल मीटिंग में। सेकंड हमारा आता है रोल ऑफ स्टेक होल्डर। अब देखो स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में क्या डिफरेंस होता है। शेयर होल्डर भी स्टेक होल्डर ही होता है ना, जो कंपनी के क्या होते हैं, जैसे कंपनी का कस्टमर हो गया, है ना। कस्टमर भी क्या है, स्टेक होल्डर, मतलब जिसका कंपनी में क्या है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह से कंपनी से रिलेटेड है, किसी ना किसी तरह से कंपनी से रिलेटेड है, वो क्या है, सारे स्टेक होल्डर होते हैं। जैसे कोई कस्टमर हो गया, कंपनी के मेंबर्स वगैरह हो गए, वो सारे क्या है, स्टेक होल्डर ही होते हैं। शेयर होल्डर भी क्या है, कंपनी का स्टेक होल्डर ही होता है। तो क्या है, अनकरेज कोऑपरेशन विद स्टेक होल्डर्स, मतलब क्या करना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अनकरेज करना है कि कोऑपरेशन विद स्टेक होल्डर के साथ क्या बनाना है, कोऑपरेशन बनाना है। उसके बाद डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी। अब डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी में क्या है कि भाई प्रॉपर आपको क्या है, डिस्क्लोजर देना है। किसका डिस्क्लोजर देना है, फाइनेंशियल पोजीशन का। फाइनेंशियल पोजीशन में आपकी बैलेंस शीट, P&L, ये सब चीज़ें हो गई ना, तो ये क्या है, आपको उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर देना है। एक परफॉर्मेंस कैसी चल रही है इस टाइम कंपनी की, ये सब चीज़ें ना। ओनरशिप एंड गवर्नेंस। ओनरशिप मतलब ऐसा नहीं कि पता ही नहीं है किसको, शेयर होल्डर्स को पता ही नहीं है कि कौन इसका ओनर है, क्या है ना, तो वो क्या है, सब इसका क्या देना है, डिस्क्लोजर देना है। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल मैटर इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। क्या है, अगर कोई मटेरियल मैटर है, मटेरियल मैटर किसको बोलते हैं, जिसका कंपनी के ऊपर प्रभाव पड़े किसी तरह से। जैसे मान लो कि कोई कंपनी है, उसका टर्नओवर 5 करोड़ का है ना, और 1 करोड़ की कोई क्या है, चल रही है, गड़बड़ चल रही है, और आप उसको क्या करो, नॉन डिस्क्लोज, मतलब आप उसका डिस्क्लोजर ही ना दो, तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है।
मतलब जिसका कंपनी पे प्रभाव पड़े, है ना। तो अगर 1 करोड़ भी 5 करोड़ का टोटल टर्नओवर 5 करोड़ का है, उसमें आप 1 करोड़ का क्या है कोई गड़बड़ चल रही है, तो उस गड़बड़ को बोलते हैं, जिसका कंपनी के ऊपर प्रभाव पड़े उसको बोलते हैं मटेरियल मैटर। तो वो मटेरियल मैटर हो गया, उसको क्या है डिस्क्लोज करना ही करना है। नॉन डिस्क्लोजर क्या है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, अगर आप उसको डिस्क्लोज नहीं करते वो क्या है प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड। अब क्या है दे शुड परफॉर्म प्रिपरेशन ऑफ मेजर एक्शन प्लान। मेजर एक्शन प्लान बनाते हैं बोर्ड जो होता है वो क्या है मेजर एक्शन प्लान बनाएगा, और क्या करता है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बनाएगा। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी मतलब किस किस तरह से अब रूल्स रेगुलेशन ये सब चीज़ें देखनी है ना। तो एग्जीक्यूशन ऑफ बोर्ड और एंड इफेक्टिव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इफेक्टिव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें कौन देखेगा बोर्ड देखेगा। तो ये हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्या है 4 पार्ट थे, 4 प्रिंसिपल थे जो उसको फॉलो कर रहे हैं। इसको आपको बस क्या है एक बार रीडिंग मारनी है ना, इसको ज़्यादा याद नहीं रखना, बस इसको क्या एक बार रीडिंग मारनी है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में बता देता हूँ क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अभी आएगा, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्या है अभी डिटेल में आगे बात करेंगे इसकी। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मींस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, है ना। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यहाँ बोल दिया जाता है। लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा वो क्या होनी चाहिए उसके पास एक्सपर्टाइज और नॉलेज होनी चाहिए, मतलब चीज़ों को समझने की कंपनी से रिलेटेड। अब उसके बाद हमारा ये क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या क्या होता है और कौन कौन इसमें डायरेक्टर होते हैं और कितने कितने होते हैं ना। तो इसमें क्या है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड में सबसे पहले आता है कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ये क्या है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का क्या होगा कॉम्बिनेशन होगा क्या बोर्ड। अब एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं जो कंपनी के ही अंदर जो काम करने वाले मतलब कंपनी के मेंबर होंगे या फिर उसके रिलेटेड पार्टी वाले होंगे, मतलब रिलेटेड पार्टी होगा कंपनी से, वो क्या होते हैं सारे एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे और नॉन एग्जीक्यूटिव क्या होंगे नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब जिसका कंपनी से कोई भी रिलेटेड पार्टी वाला रिलेशन नहीं होगा, मतलब वो क्या है आउटसाइडर होंगे ऐसा कुछ होता है। तो वो क्या होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। अभी इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे कौन कौन क्या क्या होता है ना। उसके बाद इसने क्या बोला है कि नॉट लेस देन 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मतलब बोर्ड जो होगा उसमें 50% से कम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं होने चाहिए। मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब ये क्या हो गया जो कंपनी से आउटसाइड के हैं वो 50% से ज़्यादा ही होने चाहिए, है ना। तभी आपकी कंपनी को क्या है वो सही से बता सकते हैं। अगर आप ही की मेजोरिटी हो जाएगी तो आप क्या है अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, किसी भी चीज़ को छिपा सकते हो, किसी भी चीज़ को दिखा सकते हो। तो क्या है आउटसाइडर जो होंगे उनकी क्या है मेजोरिटी होनी चाहिए। तो इस हिसाब से आप याद कर सकते हो कि नॉट लेस देन 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। उसके बाद आता है हमारा एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर, है ना। कम से कम एक जो बोर्ड में एक वुमेन डायरेक्टर होगी कम से कम। उसके बाद आता है हमारा इफ चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अगर हमारा चेयरमैन क्या है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो क्या होगा हाफ ऑफ द बोर्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, है ना। तो हाफ ऑफ द बोर्ड क्या होगा उसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए अगर क्या है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है चेयरमैन तो कितना होना चाहिए 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। देखो आप इसको याद कैसे करोगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब क्या है जो कंपनी का ही है ना, जो क्या है कंपनी का ही है। अगर कंपनी का ही है तो बाहर वाले लोग जो है कम से कम आधे तो होने चाहिए। अगर चेयरमैन कंपनी का ही है मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो बाहर वाले लोग मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए कम से कम आधे होने चाहिए, है ना। और दूसरा आप कैसे याद रख सकते हो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब चेयरमैन अब बाहर का बन गया तो क्या है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ज़्यादा जरूरत नहीं है, 1/3 भी होंगे तब भी काम चल जाएगा, है ना। क्योंकि चेयरमैन कौन है बाहर वाला ही मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव है। नॉन एग्जीक्यूटिव अगर चेयरमैन है तो क्या है बाहर वाले मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 1/3 भी होंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल नॉट बी, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या नहीं हो कौन कौन नहीं हो सकता, प्रोमोटर नहीं हो सकता, रिलेटिव उसका प्रोमोटर का रिलेटिव नहीं हो सकता, की मैनेजरियल पर्सन जो होते हैं वो भी नहीं हो सकते, और एम्प्लॉय नहीं हो सकता कंपनी का। ए फर्म
ऑफ ऑडिटर, ए फर्म ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की कोई फर्म क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकती, और क्या है, कंपनी सेक्रेटरी नहीं हो सकता, या एनी लीगल फर्म विच हैज़ ट्रांजेक्शन और अमाउंट मोर देन 10% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर ऑफ सच फर्म, जिसका क्या है 10%, अगर उसका ट्रांजेक्शन क्या है या अमाउंट उसका ट्रांजेक्शन का क्या है 10% से ज़्यादा है, किसमें, उसके टर्नओवर में, उस फर्म के, है ना, तो क्या है वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकते उस कंपनी के। और क्या है, होल्ड्स 2% और मोर वोटिंग पावर्स, जिसके पास क्या है 2% से ज़्यादा या फिर 2% वोटिंग पावर है, वो भी उसका क्या है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता। या उस कंपनी का सीईओ, डायरेक्टर और एनी एनपीओ मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी जिसकी 25% रिसीट कम्स फ्रॉम दैट कंपनी, अगर उस कंपनी से उसकी 25% रिसीट आती है तो वो भी क्या है उसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता उसको भी। और सप्लायर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो या कस्टमर हो उस कंपनी का, वो भी नहीं बनाया जा सकता। या एनी पर्सन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये 2 पॉइंट, एनी पर्सन नॉट लेस देन 21 ईयर, मतलब कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने के लिए उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 21 तो होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा रूल्स रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ना, और क्या क्या रूल्स है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड। कांट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मैंने आई से डिनोट कर दिया, ठीक है। कांट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन मोर देन 7 कंपनीज, 7 से ज़्यादा कंपनी में क्या है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। और होल टाइम डायरेक्टर इन देन 3 कंपनीज, अगर होल टाइम डायरेक्टर है 3 कंपनीज में, है ना, तो उससे ज़्यादा 3 कंपनीज से ज़्यादा होल टाइम डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। अगर वो उससे ज़्यादा 3 कंपनी से ज़्यादा होल टाइम डायरेक्टर है तो उसको भी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बना सकते। मैक्सिमम टेन्योर कितना होगा इसका, 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स इसका क्या होता है मैक्सिमम टेन्योर होता है, लेकिन इसको क्या है रीअपॉइंट किया जा सकता है 1 मोर टर्म के लिए, एक और टर्म के लिए इसको क्या है रीअपॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है रीअपॉइंट कर दिया, उसके बाद क्या है 3 साल तक उसको दोबारा से अपॉइंट नहीं करेंगे, लेकिन 3 साल के बाद फिर क्या है उसको रिज्वाइन कर सकता है, वो अगर चाहे तो रिज्वाइन फिर कर सकता है 3 साल के बाद। उसके बाद आता है सेपरेट मीटिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब क्या है कम से कम 1 मीटिंग पर ईयर तो इसकी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की होनी चाहिए, जिसमें क्या देखते हैं परफॉर्मेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की परफॉर्मेंस देखते हैं, और चेयरपर्सन की, और इफेक्टिवनेस ऑफ बोर्ड, बोर्ड का क्या है इफेक्टिवनेस देखते हैं। उसके बाद आता है हमारा अदर प्रोविजन ऑफ बोर्ड एंड कमेटी। अब बोर्ड मीटिंग क्या है, बोर्ड मीटिंग कम से कम 4 टाइम्स होनी चाहिए पर ईयर में, और जिसका क्या है गैप 120 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, है ना, मतलब गैप जो है नॉट मोर देन 120 डेज। डायरेक्टर शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ 10 कमिटीज और चेयरपर्सन ऑफ 5 कमिटीज। अगर वो 10 कमेटी का मेंबर है, 10 कमेटी का क्या है मेंबर है, तो उसको भी क्या है आप डायरेक्टर नहीं बना सकते। और चेयरमैन अगर कितना है 5 कमिटीज का, 5 कमिटीज का क्या है चेयरमैन है, तब भी आप उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बना सकते। नेक्स्ट हमारा आता है ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी किस में आता है, सेक्शन 177 में आता है कंपनीज एक्ट के, 177 है ना ऑडिट कमेटी। आप इसको याद कैसे रखोगे, 177 है ना, अगर 1 का देखो तो इसको बोलते हैं ए, और 7 को बोलते हैं जी, और 7 को बोलते हैं जी, ठीक है। अब ऑडिट कमेटी है ना, अब ऑडिट कमेटी है उसके पास क्या पावर होती है, आप किसी मतलब उस कंपनी की, जिस कंपनी की ऑडिट कमेटी होगी उस कंपनी के क्या है वो कोई भी रिकॉर्ड्स कभी भी क्या है मांग सकती है, तो उसके पास क्या है बहुत ज़्यादा पावर होती है। तो पावर है तो इसका मतलब उसके आगे क्या है हर कोई जी जी करता रहेगा, है ना, कि हाँ जी अगर कुछ चाहिए तो हाँ जी लीजिए जी, है ना, और वो मतलब कभी भी क्या है कुछ भी मांग सकता है, तो उसके आगे जी जी बहुत लगाते हैं। तो आप इससे याद रख सकते हो कि ए जी जी मतलब 177, मतलब जी जी बहुत आता है इसमें, तो 177 से आपका क्या ऑडिट कमेटी है ना। उसके बाद कमेटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी में क्या होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही होते हैं, उन्हीं की क्या है कमेटी बनाते हैं ऑडिट कमेटी। अब इसमें क्या होगा मैक्सिमम 3 डायरेक्टर होंगे, जिसमें मेजोरिटी किसकी होगी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की होगी। मैक्सिमम कितने डायरेक्टर होंगे 3,
और मेजोरिटी किसकी होगी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की होगी। आप या तो ये याद रखना कि मेजोरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की होगी, एक ये भी याद रखना है कि 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। मतलब दोनों की बात एक ही है कि मैक्सिमम कितने 3 डायरेक्टर होने हैं, मैक्सिमम 3 डायरेक्टर हैं, तो 2/3 ही क्या होगा उसका, मतलब मेजोरिटी हो गई। 2/3 करोगे आप तो कितना हो गया, मेजोरिटी हो गई। तो मेजोरिटी किसकी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की होनी चाहिए। उसके बाद आता है चेयरमैन। अब चेयरमैन क्या होगा इसका, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही इसका क्या होना चाहिए, चेयरमैन होना चाहिए, है ना। और मस्ट बी प्रेजेंट इन एजीएम, है ना, जो भी एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें क्या है, उसको प्रेजेंट होना ही होना जरूरी है उसका। चेयरमैन का, जो ऑडिट कमेटी का चेयरमैन होगा उसका क्या है, जो एजीएम होगी उसमें प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। जब आप कभी भी किसी कंपनी की अगर एनुअल रिपोर्ट उठाओगे, उसकी जो एजीएम होगी उसमें आप देखोगे ना प्रेजेंस में, तो यह क्या है, ऑडिट कमेटी का जो भी चेयरमैन होगा उसकी भी प्रेजेंस जरूर मिलेगी। कंपनी सेक्रेटरी एक्ट एज कमेटी सेक्रेटरी, है ना, जो कंपनी का सेक्रेटरी होता है वही कमेटी का सेक्रेटरी की तरह से काम करता है ना। मतलब दोनों का सेक्रेटरी क्या होगा, सेम ही होगा। जो कंपनी का सेक्रेटरी होगा वही किसका, ऑडिट कमेटी का सेक्रेटरी होगा। उसके बाद क्या है, 4 मीटिंग्स होंगी, मतलब पर ईयर 4 मीटिंग्स होंगी, जिसका गैप क्या होना चाहिए, नॉट मोर देन 120 डेज। 120 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसा बोर्ड में था, है ना, जैसा बोर्ड की मीटिंग में था सेम वही सिचुएशन यहाँ पे भी होती है। और उसके बाद क्या है कि कोरम जो है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि इसका कोरम कितना होता है, मतलब कि कितने लोग प्रेजेंट होना जरूरी है ना, मीटिंग में क्या है, कितने लोग प्रेजेंट होना जरूरी है। तो उसने बोला है कि आइदर 2 मेंबर और 1/3 मेंबर बट एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट बी प्रेजेंट। या तो 2 मेंबर होने चाहिए या फिर 1/3 मेंबर होने चाहिए, है ना, या तो 1/3 मेंबर होने चाहिए, लेकिन कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना बहुत जरूरी है। 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना बहुत जरूरी है जब भी इसकी क्या है, कमेटी मतलब मीटिंग होगी। उसके बाद क्या है, ऑडिट कमेटी हैव फुल पावर एक्सेस टू रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी के मतलब रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए इसके पास क्या होती है, फुल पावर होती है, कभी भी एक्सेस कर सकती है। दूसरा हमारा आता है नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। इसका जो सेक्शन है वो 178 है ना, ये 177 था। और जो दूसरी कमेटी, ये ऑडिट कमेटी हो गई। दूसरी कमेटी आप याद रखना कि 177 तो हमारी क्या थी, एजीजी वाली, मतलब ऑडिट कमेटी थी। उसके बाद जो कमेटी आती है वो कौन सी कमेटी है, नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी है ना, वो किस में आएगी, 178 में आएगी सेक्शन। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसका देखते हैं रोल क्या है, ये चीजें बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका रोल देखते हैं। रोल ऑफ कमेटी इज टू फॉर्मुलेट क्राइटेरिया। इसका क्या है, मतलब इसका क्या रोल है, एक तो क्राइटेरिया फॉर्मुलेट करना है ना, फॉर डिटरमाइनिंग क्वालिफिकेशन, मतलब इंडिपेंडेंट जो डायरेक्टर है, मतलब डायरेक्टर का क्या है, क्वालिफिकेशन वगैरह ये सब चीज़ें। और इंडिपेंडेंस ऑफ डायरेक्टर, है ना, मतलब डायरेक्टर की इंडिपेंडेंस का भी क्राइटेरिया कौन देखेगा, ये हमारी नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी देखेगी कि वो सही में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो की मैनेजरल पर्सन हो या कंपनी का एम्प्लॉय हो, है ना, या फिर रिलेटेड पार्टी हो, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो सारा कौन देखेगा, नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी देखी। और क्या करती है ये, क्राइटेरिया फॉर हु डिजर्व टू बी डायरेक्टर, मतलब कौन डायरेक्टर बन सकता है उसका क्राइटेरिया भी कौन चेक करती है, नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी ही चेक करती है। नेक्स्ट हमारा आता है सब्सिडरी कंपनी। अब सब्सिडरी कंपनी में क्या होता है, देखो, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट बी द डायरेक्टर ऑफ मटेरियल नॉन लिस्टेड सब्सिडरी कंपनी। क्या सब्सिडरी कंपनी का कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो होना ही चाहिए। कितना, कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, ये बताया है इसमें। और इसमें बोला क्या है कि मटेरियल सब्सिडरी का मतलब क्या होगा, मटेरियल सब्सिडरी का मतलब होगा कि जिसका 20% ऑफ कंसोलिडेटेड नेटवर्थ इज इन्वेस्टेड इन सब्सिडरी कंपनी। क्या अगर क्या है, किसी का क्या है 20% कंसोलिडेटेड नेटवर्थ इन्वेस्ट है किसमें, सब्सिडरी कंपनी में, तो वो क्या होगा, मटेरियल सब्सिडरी होगी। और दूसरा क्या है, अगर 20% क्या है कंसोलिडेटेड इनकम किससे आती हो, सब्सिडरी कंपनी से आती हो। सब्सिडरी कंपनी से क्या, सब्सिडरी से तुम्हारी क्या आती हो, 20% कंसोलिडेटेड इनकम आती हो, तो वो भी क्या हमारा क्या होगा, मटेरियल सब्सिडरी कहलाएगा। उसके बाद आता है हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो है ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूरा काम कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। हमने देखा कि वो ऑडिट कमेटी भी देखता है, ऑडिट रेम्यूनरेशन कमेटी का भी देखता है, बोर्ड मेंबर्स देखता है, कमेटी देखता है ना, ये सारा कुछ देखता हुआ आ रहा है। अब उसकी भी क्या है, एक रिपोर्ट बनती है। अब उसकी रिपोर्ट क्या है,
क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट बनेगी, मतलब हर क्वार्टर में उसकी एक कंप्लायंस बोलते हैं किसी भी चीज को, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना है ना, उसको बोलते हैं हम कंप्लायंस। कि क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट शैल बी गिवन टू स्टॉक एक्सचेंज, किसको देते हैं, स्टॉक एक्सचेंज को देते हैं विद इन, ये क्वेश्चन आया हुआ है कितने दिनों में, है ना, कि क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कितने दिनों में उसको स्टॉक एक्सचेंज को देनी होती है। स्टॉक एक्सचेंज को कितने दिनों में देनी होती है, विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर, है ना। जैसे ही हमारा क्वार्टर खत्म होगा उसके 15 डेज में क्या है, हमको स्टॉक एक्सचेंज को क्या देनी होगी, क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट देनी होगी। उसके बाद उसने बोला है कि सेपरेट सेक्शन इन एनुअल रिपोर्ट, मतलब इस रिपोर्ट का जो है मतलब इस रिपोर्ट का मतलब रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सेपरेट सेक्शन होगा एनुअल रिपोर्ट में, है ना। उसमें क्या है हमारा एक, अगर आप एनुअल रिपोर्ट उठा के देखोगे किसी भी कंपनी की, तो उसमें एक सेक्शन मिलेगा आपको किसका, रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। उसके बाद आता है कि कंपनी शेल ऑब्टेन एनुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट। ये क्या एनुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट होता है एक, जो कंपनी को दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, या तो ऑडिटर देगा उसको, या कंपनी सेक्रेटरी इसको देता है, किसको, कंपनी को देगा एनुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट, है ना, जिसमें वो पूरा उसको मतलब बताएगा कि हाँ भी इसने अच्छे से काम किया नहीं किया, है ना, वो सारा कुछ क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को देगा। तो ये था हमारा PC26 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक क्लॉज 49, जिससे हर बार 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए, और बीच बीच में जहां आपको मौका लगे उसका क्या है, स्क्रीनशॉट लेके, अब क्योंकि लिखने का टाइम तो है नहीं, स्क्रीनशॉट लेके आप उसी को रिवाइज करते रहो, और एक बार या 2 बार वीडियो देखो, आपको आसानी से क्या है याद हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।